नमस्कार साथियों, इंग्लिश कैंपस पर आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हम जेएनयू पेपर 2020 के 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हमने देखा था, व्याख्या की थी उसकी, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं देखा था। अभी हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के वीडियो की देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51। मधुबन तुमकर रहत हरि, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे नौकरी पड़े। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपके ऑप्शन है मीरा, घनानंद, सूरदास और नंददास। देखिए ये पंक्ति सूरदास के भ्रमर गीत साल से ली गई है। यहाँ गोपियाँ उलाहना दे रही हैं पूरे मधुबन को कि तुम कैसे हरे हो विरह में, जबकि हम तो जल रहे हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आपके ऑप्शन सूरदास सही होंगे। भ्रमर गीत जो है सूरदास नंददास दोनों ने लिखा है, लेकिन ये सूरदास के भ्रमर गीत साल से ली गई है। अगला देखते हैं 52 नंबर। इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास और सूरदास। तो देखिए एक प्रश्न अष्टछाप के पर आधारित जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी उससे लिया गया है। अष्टछाप में 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? कृष्णदास, कुंभन दास, परमदास, परमानंद दास और सूरदास। ठीक है, नंददास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो इसमें से विकल्प सी आपका नंददास वल्लभाचार्य के शिष्यों में से नहीं थे, विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक, 4 वल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। कवि कुल कंठाभरण किस संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। ठीक है, कवि कुल कंठाभरण ये अलंकार संप्रदाय का ग्रंथ है। रीतकालीन कवि दूल्ह का ग्रंथ था, यह ध्यान रखिए, दूल्ह की रचना है ये, और अलंकार संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। चरण कमल बंदों हृदय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है यमक, दीपक, अनुप्रास और रूपक। ये पंक्ति आप पहले भी सुने होंगे। चरण कमल बंदों हृदय, ये सूरदास की पंक्ति है। सूरदास शुरू में ही लिखते हैं सूरसागर में कि चरण कमल बंदों हृदय, जाकी कृपा पंख गिरलंघ है, अंधन को सब कुछ दर्शाई, बारह सुने गुण पुर बोले, रंग चले से छत्रदाई। तो सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चरण में कमल का आरोप किया गया है, और रूपक अलंकार कहता है कि जब किसी में एक में उपमान का, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भेद रहित आरोप, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक, चूंकि चरण में कमल का आरोप, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अनुप्रास तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण के अभी बार बार वो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जो होता है, जैसे कनक कनक सगुनी, कहाँ कोई शब्द एक बार 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है, आगे चलते हैं 55 नंबर। यहाँ कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये, कि कथन है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक, और तर्क दिया गया है इसका। तर्क देखिए कि हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये देखिए, ये तर्क और कथन और तर्क दोनों आचार्य शुक्ल के निबंध कविता है। कविता क्या है से लिया गया है। आचार्य शुक्ल उसमें लिखते हैं कि हृदय की मुक्ति रस दशा कहलाती है, और इसी मुक्ति साधना के लिए जो वाणी विधान करे उसे कविता कहते हैं। तो ये आपका ए और दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। तो ये बोली पूछ रहा है, बोली ऑप्शन आपके मैथिली, मगही, अवधी, भोजपुरी, ये बोलियाँ हैं। तो पूछा है बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है। ठीक है, तो बिहारी अथवा मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश में मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 बोलियाँ हैं। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में है। ठीक, तो आप में से यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। विद्यापति पति रचित पदावली किस भाषा में रची गई है? आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली। देखिए विद्यापति बिहार से थे, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। मिथिला के राजा शिव सिंह या जय सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगर मैथिली कोकिल है तो अर्थात की विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में है। ये पदावली मैथिली भाषा में, और अवहट्ट में लिखे हैं अपना कीर्तलता, कीर्त पताका, ये तो उनकी फेमस 3 रचनाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। रामविलास शर्मा कहते हैं कि तुलसी की भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जन जागरण का साधन थी। ये सही है।
रामविलास शर्मा ने तुलसी के सामंत विरोधी मूल जो लेख लिखा है उसमें यह उन्होंने कहा है कि तुलसी की भक्त समाज के लिए अफीम, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि तुलसी भक्त समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जनजागरण का एक साधन थी। और कथन 2 जो है कि रामविलास शर्मा कहते हैं कि तुलसी हमारे जाति जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ये भी उसी निबंध से लिया गया है, उसी लेख से। ठीक है, तो कथन 2 दोनों मतलब इसमें विकल्प डी सही होगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ध्यान रखिए। जिसमें टिक लगा है करेक्टर सर वो गलत है, वो गलती से लगा है। आपका डी ऑप्शन सही होगा, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 59 नंबर देखते हैं, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिया गया। कथन 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर इस्लाम नहीं तो भी भक्ति साहित्य का बारहखाना वैसा ही होता जैसा आज है। जी नहीं, ये कथन गलत है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, आचार्य शुक्ल तो इस्लाम का प्रभाव मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भक्ति साहित्य बारहखाना वैसा ही होता। कथन 2 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं भक्त युग में देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। जी नहीं, ये कथन भी गलत है। ये आचार्य शुक्ल का है कथन कि मुसलमानों के आने से भारतीय जनता हिंदू जनता में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा, अर्थात कथन उल्टा कर दिया है शुक्ल जी के हजारी से, हजारी जी शुक्ल, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। आपका विकल्प ए सही होगा, दोनों कथन 1 तथा कथन 2 गलत। ठीक है, अगला देखते हैं 60 नंबर। अधिकार सुख कितना मादक और साधहीन है, यह संवाद किस पात्र का है? देखिए, तो यह जो संवाद है ये स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी का है उससे लिया गया है। आपके ऑप्शन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, पंडित, इसमें से स्कंदगुप्त का कथन है ये कि अधिकार सुख कितना मादक और साधहीन होता है। स्कंदगुप्त ही इस नाटक का नायक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला देखते हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त के स्लय पर लेव स्ताम अरुण की ये किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिदाम। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी किस सर्ग से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन दर्शन, इड़ा, श्रद्धा और आशा। देखिए, कामायनी महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1936 में लिखा गया कामायनी महाकाव्य। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। इसमें 15 सर्ग हैं कुल। इसमें तीसरा सर्ग है श्रद्धा, जिससे ये लिया गया है। श्रद्धा नायिका है का महाकाव्य की, उसी के नाम पर सर्ग का नाम श्रद्धा है। पहला सर्ग है चिंता, जिसमें मनु चिंतित है, फिर आशा और उनको कुछ दिखाई देता है, फिर श्रद्धा जिसमें मनु श्रद्धा का मिलन होता है, पहली बार मिलते हैं, तो वहीं का ये संवाद है। ठीक है, तो ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा से। 62 नंबर देखते हैं, मनुष्यत्व की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और जायसी। तो यह जो निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव बढ़ाया, ऐसा शुक्ल कबीरदास जी के संबंध में कहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध फेमस कथन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कथन आप लोग जैसे मुख्य जो राइटर हैं या कवि हैं, जैसे भक्तिकाल की बात करें तो कबीर हो गए, तुलसी हो गए, सूर हो गए, और इधर जायसी हो गए और मीराबाई हो गई। इनके संबंध में जो शुक्ल जी कथन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे रीत काल में जो केशवदास हो गए, घनंद हो गए, बिहारी हो गए, आलम हो गए, बोधा, पद्माकर, देव, तो इनके संबंध में प्रमुख जो भी कथन आचार्य शुक्ल ने बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोले हैं, वो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर। भरतेश्वर बाहुबली दास किस साहित्य की रचना है? ठीक है, तो राज साहित्य जो लिखे गए हैं जैन साहित्य में लिखे गए हैं। तो ये भरतेश्वर बाहुबली दास ये जिन धर्म सूरी की रचना है और ये जैन साहित्य की रचना। आपके सिद्ध साहित्य ऑप्शन, संत साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तो ये ऑप्शन आपका जैन साहित्य में ही दास लिखे गए सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखिए, जैन साहित्य की रचना है। अगला देखते हैं, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामसूत्र द्विवेदी और महाप्रसाद द्विवेदी। तो यह आचार्य शुक्ल का कथन है तुलसी के विषय में। ठीक है, आचार्य शुक्ल का कथन तुलसी के विषय में जो भी है वो ध्यान रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, कबीर के संबंध में भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आचार्य शुक्ल के इतिहास से मुख्य लेखों के विषय में आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, CUT परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, भरतमुनि, आनंदवर्धन।
देखिए ध्वन्यालोक रचना जो है आनंदवर्धन की है, आपका डी सही विकल्प होगा। तो आनंदवर्धन ध्वनि समुदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक। तो इसी ग्रंथ द्वारा ध्वनि समुदाय का प्रवर्तन करते हैं। इसमें आप बाकी विकल्प देखें तो भरत मुनि रस समुदाय के प्रवर्तक हैं, नाट्यशास्त्र की रचना है क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अभिनव गुप्त रस समुदाय के व्याख्याता हैं, प्रवर्तक तो किसी के नहीं, रस समुदाय के व्याख्याता हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 66 नंबर, मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है, प्रसिद्ध वक्तव्य किसका है? ऑप्शन है शमशेर, धूमिल, मुक्तिबोध और अज्ञेय। तो इसमें से ये कथन अज्ञेय का है, कि अज्ञेय कहते हैं अज्ञेय ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं मैं अभी भी शब्दों को बहुत, भाषा को बहुत तरजीह देता हूँ, शब्दों को बहुत तरजीह देता हूँ, और ऐसे लोगों की संख्या निरंतर घट रही है जो शब्दों को तरजीह देते हैं, ठीक है, तो अज्ञेय मानते हैं। अज्ञेय प्रतीकात्मक कविता में लिखते हैं, प्रतीक को महत्व देते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है। आपका विकल्प डी सही होगा। अगला देखते हैं 67 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन का सभापति कौन था? ऑप्शन है प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, सज्जाद अहीर और रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसमें आपका विकल्प डी सही होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था साहित्य के उद्देश्य नाम से, निबंध नाम से छपाया हुआ था, ठीक है। सज्जाद अहीर और मुल्कराज आनंद प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे, ये संस्थापक रहे हैं भारत में, ठीक। अगला देखते हैं 68 नंबर, उर्दू शब्द का अर्थ है। देखिए उर्दू जो शब्द बना वो कैसे बना, अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन है ए शाही शिविर, शाही भोजन, शाही सामान और शाही महल। देखिए उर्दू का जो शब्द उत्पत्ति मानी जाती है वो दिल्ली के आसपास जो शाही पड़ाव पड़ते थे सेनाओं के, उनके बीच जो भाषा प्रतीत हो गई, हिंदी कुछ अंग्रेज मतलब हिंदी और फारसी मिक्स, अरबी मिक्स, उसे उर्दू कहा गया, इसलिए उर्दू शब्द का अर्थ है शाही शिविर, ठीक। अगला देखते हैं 78 नंबर, दो कथन दिए गए हैं। अज्ञेय मानते हैं किसी वाद को मानने से व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र विचार में बाधा पड़ती है, क्योंकि विचार की दृष्टि से वाद एक तरह से बंद विचार प्रणाली है, ठीक है। तो ये सही है, अज्ञेय का मानना है कि अगर किसी का वाद को मानते हैं तो आपका स्वतंत्र विचार नहीं कर सकते। ये आप सामान्यतः देख सकते हैं, किसी विचारधारा का आप पालन करें, किसी वाद को मानेंगे तो आपको उसी अनुसार आपको विचार व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। या किसी जैसे आप राजनीतिक दल को फॉलो करते हैं, वाद को फॉलो करते हैं, तो आपको विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्वतंत्र विचार रखना मुश्किल हो जाता है, ऐसा अज्ञेय भी मानते हैं। तो आपका विकल्प ए सही है। कथन दो देखते हैं, अज्ञान प्रसार प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो यह सत्य को जानने का साधन है जिसे कोई प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया की ओर उसके साधनों को भी जानने का साधन है। ये भी कथन अज्ञेय का है, और यह वह ताल सप्तक की भूमिका में लिखते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक सत्य को जानने का साधन है, ठीक है। तो विकल्प कथन एक और कथन दो दोनों आपका सही है, इसमें अज्ञेय का दोनों मत है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अगला देखते हैं 84 नंबर, ऋण जल धन जल किसकी रचना, किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, इंटरव्यू, डायरी और रिपोर्टाज। तो ऋण जल धन जल ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज है, बड़ा फेमस प्रसिद्ध रिपोर्टाज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ऋण जल धन जल रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जो बिहार से मैलांचल को उपन्यासकार कृष्णा रेणु, मैलांचल पृथ्वी पर दिखता जुलूस, उनके प्रसिद्ध उपन्यास है, उनकी रचना है। आगे देखते हैं, इनमें से हिंदी के पहला एकांकी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है चाल मित्रता, दशरथ की आँखें, बादल की मृत्यु और रेशमिठाई। इसमें बादल की मृत्यु संभवतः 1929 में लिखी गई थी, और ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है, डेट आप देख लीजिए 29 में कि 30 में, ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है बादल की मृत्यु, उसे हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है। कुछ लोग तो जैसे के साथ एक घूंट को ही मानने के पक्ष में है, लेकिन पूर्णतः इसको बादल की मृत्यु को माना जाता है पहली एकांकी। अगला देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की किस रचना को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन है दो चट्टानें, क्या भूलूं कि याद करूं, मधुशाला, 10 द्वार से सोपान तक। इसमें देखिए मधुशाला इनकी कविता है, क्या भूलूं कि याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक इनके आत्मकथा है। दो चट्टानें इनका काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, संभवतः 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, दो चट्टानों के लिए, काव्य संग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी दो चट्टानों को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, अमरकांत, शिलाल शुक्ल, दिनकर और केदारनाथ सिंह। ठीक, तो इसमें से देखिए केदारनाथ सिंह को 2013 में दिया गया था साहित्य अकादमी,
और दिनकर को तो दिया नहीं, साहित्य का ज्ञानपीठ, ठीक है, 2013 में दिया गया। निर्मल वर्मा 1999 में पाए थे, और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में दिया गया था, ठीक है। तो आपके बी और सी दोनों सही होंगे। संयुक्त रूप से 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इनमें से कुमार नायडू को 2005 में दिया गया, किरणा सोती 2017 में दिया गया, ठीक। आगे देखते हैं 74 नंबर, आइए रिचर्ड्स ने निम्नलिखित में से किस काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके ऑप्शन है अनुकरण, औदात्य, संप्रेषण, कल्पना और फैंसी। तो रिचर्ड्स ने संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए रिचर्ड्स मूल्यवादी संरचना का ये आलोचक है, और संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तभी कल आपका सी सही हो जाएगा, संप्रेषण। अनुकरण अरस्तु का है, औदात्य लोंजाइनस का है, और कल्पना और फैंटेसी ये कालरीज का है, ठीक है। अनुकरण हालांकि प्लेटो का है, प्लेटो का भी, अरस्तु का भी, ओके। आपका विकल्प सी संप्रेषण होगा, ये रिचर्ड्स का। देते हैं तीसरा सप्ताह का कौन कवि नहीं है, सॉरी तीसरा सप्ताह का कवि कौन है। आपके विकल्प हैं केदारनाथ सिंह, कुमार नारायण सिंह, विजय नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और शमशेर। तो इसमें से आप देखेंगे थे केदारनाथ सिंह, कुंवर, विजय नारायण शाही और मदन वात्स्यायन ये तृतीय ताल सप्तक के कवि हैं। शमशेर जो है द्वितीय ताल सप्तक के कवि हैं। देखिए अगर तीसरे सप्तक हम बात करें, जो पहला ताल सप्तक की बात करें, तो पहला ताल सप्तक प्रकाशित हुआ 1943-80 में। इसमें कौन कौन से थे, अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, निमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और केदारनाथ अग्रवाल, ये प्रथम ताल सप्तक के कवि थे, 7 कवि, ठीक है। द्वितीय ताल सप्तक की बात करें 1951 प्रकाशित हुआ, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर भवानी, शकुंतला, हरिनारायण, नरेश मेहता, धर्मवीर और रघुवीर सहाय, ये द्वितीय ताल सप्तक में थे। फिर आते हैं तृतीय ताल सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें कौन कौन से थे, प्रयाग नारायण, मदन कश्यप, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर लाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ठीक है। तो आपका विकल्प इसमें सी होगा। कौन कौन से तिथि में, प्रयाग, मदन, विजय, कुंवर, सर्वेश्वर, केदार और कीर्ति, ऐसे याद रखिए इसे, थोड़ा याद रखिए। तो केदार, कुंवर, विजय और मदन तृतीय ताल सप्तक के कवि हैं, ठीक है। शमशेर द्वितीय ताल सप्तक के कवि हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ताल सप्तक में, कि ये पूछता है कि इनमें से कौन सी महिला रचनाकार किस ताल सप्तक से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, द्वितीय में शकुंतला माथुर थी, तृतीय में कीर्ति चौधरी हैं, और चतुर्थ में सुमन राजे हैं। पहले में कोई महिला नहीं थी, दूसरे में शकुंतला माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी और चौथे में सुमन राजे, ओके, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं 76 नंबर, कथन 1, यथार्थ किसी कथाकार के अस्तित्व की शर्त है। कथन 2, कथाकार यथार्थ में ही बधा नहीं रहना जाना चाहता। कथन 1, यथार्थ किसी कथाकार के अस्तित्व की शर्त है, ये सही बात है, कथाकार को यथार्थवादी होना चाहिए, तो ठीक है, कथन 1 सही है। और दूसरा एक, कथाकार यथार्थ में ही बधा नहीं जाना चाहता। अर्थात कोई कथाकार या कोई भी कविता, कोई रचनाकार होता है, वो थोड़ा सा कहीं न कहीं कल्पना का सहारा लेता है, ठीक है। बिना कल्पना के फुट के तो उससे मतलब रोचक नहीं हो पाते कहानियाँ, ठीक है। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला देते हैं 77 नंबर, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह उक्ति किसकी है। आपके ऑप्शन है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नंद राय वाजपेयी, हजय प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यह विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जैसे कि गीत गोविंद मतलब जयदेव का जो गीत गोविंद है, उससे कुछ लोग आध्यात्मिक बताते हैं, जबकि वो प्रेम का है, पूरा श्रृंगार का है। वैसे विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, भक्त कवि नहीं है, इनमें आध्यात्मिक रखना चाहिए, एकदम प्रेम कविताएं की हैं। यह आचार्य शुक्ल का मानना है, विद्यापति का आचार्य शुक्ल श्रृंगारी कवि मानते हैं, भक्त नहीं। अगला देखते हैं 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार, यह किस ग्रंथ के निर्माण काल की है। भाषा से आप समझ गए होंगे कि आदिकाल की भाषा है, आदिकाल कृष्ण है, क्योंकि ऑप्शन भी सब पूरे आदिकाल के ही हैं। खुमार दासो, विशलदेव दासो, पृथ्वीदासो, परमाल दासो, ठीक है। तो यह जो है विशलदेव दासो के संबंध में कहा जाता है कि 1272
जेठ नवमी बुधवार को इस ग्रंथ रचना काल शुरू हुआ बीसलदेव दासों के संबंध में। ठीक है, अब रचना देख लेते हैं इनके लेखक, चारों रचनाओं के। खुमार दासों के लेखक कौन है? दलपत विजय हैं। बीसलदेव दासों नरपत नाल। तीसरा दासों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। अपर माल दासों कौन है? जगनीक। ठीक है, ध्यान रखिए, चारों महत्वपूर्ण है आदिकाल में। अगला देखते हैं 79 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को न भूल सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव था। यह कथन सही है। आचार्य द्विवेदी ऐसा मानते हैं कि आचार्य चूँकि कबीर दलित थे, इसलिए वो निम्न श्रेणी के प्रति जो उपेक्षा थी उसे भूले नहीं, हमेशा उन्होंने इसे अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त भी किया, इसीलिए विद्रोह किया उन्होंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। यह साधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी की प्रतिभा को नहीं नकारते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक यही थे, इन्होंने भारतीय जनता के मन को समझा। इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों आपके सही है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। काव्य, उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपके ऑप्शन है नवीन कवि, देव, भूषण और बिहारी। देखिए ऑप्शन नवीन कवि कोई था नहीं, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे दिया कि नवीन कवि, क्योंकि उल्टी कहत नवीन आखिरी में जुड़ा हुआ है नवीन शब्द। ठीक है, ये पंक्तियाँ देव की है। देव जो है काव्य के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य, मतलब काव्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, काव्य लक्षण में से है ये। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हंस पत्रिका संबंधित नहीं है? ऑप्शन राजेंद्र कुमार, राजेंद्र यादव, नामवश्य, प्रेमचंद। ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए हैं, देखिए आपके केवल बी, इसमें देखें तो राजेंद्र यादव और प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। केवल बी, क्योंकि राजेंद्र यादव हैं तो हो नहीं सकता। ए और डी, क्योंकि डी भी प्रेमचंद भी थे। बी और डी दोनों तो संपादक ही थे। बी और सी फिर भी आ गया, तो इसमें उससे कोई विकल्प सही नहीं, इसलिए इसे हटा दिया गया था। ध्यान रखिए, राजेंद्र यादव प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। पहले प्रेमचंद संपादन करते थे हंस को, फिर बाद में बंद हो गई उनकी मृत्यु के बाद, फिर राजेंद्र यादव ने पुनः शुरू किया 1986। अभी भी संपादन हो रहा है हंस पत्रिका का। अभी हंस के संपादक संजय सहाय हैं, और जो उनकी मालिक हैं, देख रेख करती हैं, वो रचना यादव हैं, जो राजेंद्र यादव की पुत्री हैं। 2013 में लगभग राजेंद्र यादव की मृत्यु हुई, तब से वही देखती हैं। संपादक इस समय हंस का संजय सहाय जी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कथन और तर्क वाले प्रश्न। ये भी है, कथन है कविता में गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। अब गोचर क्या होता है? गोचर मतलब चलायमान चीज़, गोचर जो चलायमान चीज़ें होती हैं, जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, जो ठीक है, उनमें उनका अधिक विधान होता है। ये बात सही है, कविता में गोचर विधान होता है, प्रकृति चीज़ों का विधान होता है। ठीक है, अब तर्क क्या है? कविता में बिंबात्मकता ही होती है? बिल्कुल नहीं, बिना बिंब के भी कविता होती है। बिंब कविता का एक भाग है, आवश्यक अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो कथन आद गलत है, तर्क गलत है, तो यहाँ पे ए सही होगा, परंतु आद गलत है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। दो कथनों में से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर से नामांकित किया गया है। आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद ने साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या का नारा दिया, जो आलोचकों के लिए काफ़ी विचारोत्तेजक प्रतीत हुआ। ठीक है, आलोचना क्षेत्र में प्रगतिवाद ने साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या का नारा दिया, ये सही बात है। जो प्रगतिवादी साहित्यकार थे, उन्होंने मार्क्सवाद के हिसाब से आलोचना की, मार्क्सवादी साहित्य के आधार पर आलोचना की, और यह इसमें काफ़ी आलोचना है, इसमें काफ़ी आलोचनाएँ हुई इस माध्यम से। तो विकल्प आपका ये कथन है, सही है। कथन 2 देखिए, फलतः आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद का सबसे अधिक विरोध हुआ। ये तो उल्टी बात हो गई, प्रगतिवाद सही मार्क्सवादी व्याख्या हुई, विरोध क्यों होगा? प्रगतिवाद विरोध भी खास नहीं हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा आलोचना धूमधाम से चली हिंदी साहित्य में, आलोचना में। तो आज गलत है, तो यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, ए सही और आज गलत। ठीक है, आगे देखते हैं 84 नंबर। ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मत वाला, साकी अब कैसा विलम्ब भर भर कल्ला तन्मयता हाला। इसमें विकल्प देखिए, हरिवंश राय बच्चन, भक्ति चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और नरेंद्र शर्मा। तो ये जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, चूँकि हाला से मतवाला से आपको भ्रम हो सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, लेकिन नहीं, ये पंक्ति ध्यान रखिए कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। उन्होंने ये लिखा है कि ऐसे पिला विश्व हो मतवाला। ठीक है, आगे देखते हैं 85 नंबर। लिख कागज कोरे निबंध के रचनाकार कौन है?
विकल्प अज्ञेय नंदलाल वाजपेयी, जैनेन्द्र महाप्रसाद द्विवेदी। तो ये अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय का निबंध है, लिख कागज कोरे। ठीक है, एक बात अज्ञेय के संबंध में ध्यान रखिएगा, कुट्टी चाटन नाम से भी निबंध लिखते थे। ठीक है, तो कई सारे निबंध इन्होंने कुट्टी चाटन नाम से, अपने उपनाम से निबंध लिखे हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, यह पत्रिकाओं के मिलान करने को दिया है। उदंड मार्टन, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र चंद्रिका और अन्य कादम्बरी। संपादक दिया है बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमचंद चौधरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, योग कुशल शुक्ल। देखिए उदंड मार्टन हिंदी का पहला पत्र था, यह 1826 में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से। संपादक कौन थे इसके? जुगल किशोर शुक्ल। ए का विकल्प, ए का 4 सही होगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का निबंध था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, और 1877 में इसका 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो बी का 3। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। ओके, और यह 1873 में प्रकाशित हुई थी, तो सी का 2। और आनंद कादम्बरी, यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो आपका विकल्प डी का 1। इस प्रकार ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये चारों पत्रिकाएं भारतेंद्र युग और उसके आसपास पहले की हैं। अब देखते हैं अगला 87 प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है विद्यापति, निराला, महर्षि गुप्ता, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह मतवाला पत्रिका और कई पत्रिकाओं में एक भारतीय आत्मा उपनाम से लिखा करते थे, तो इस नाम से फेमस माखनलाल चतुर्वेदी हुए। ठीक है, ये कॉलम लिखते थे भारतीय आत्मा उपनाम से, विकल्प आपका डी माखनलाल चतुर्वेदी हो। 88 देखते हैं, अलंकारों तथा उनकी प्रकृति के सुमेल कीजिए। जहाँ की अलंकार कौन सा, उनकी प्रकृति कैसी होती है, कौन सा सही है? उपमा, उपमा में क्या होते हैं? उपमा में 4 चीज़ें होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण वाचक शब्द। तो उपमा का सही मेल है, 1 होगा। ठीक है, रूपक देखते हैं, रूप में क्या दिया है? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप। हमने पहले भी रूपक अलंकार की बात किया है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित निषेध रहित आरोप हो, ये एक वस्तु दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, तो मतलब ये भी सही है, मिलान है। तीसरा देखते हैं, एक वस्तु में दूसरी वस्तु को संभावना, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये सी भी सही मिलान है। अतिशयोक्ति देखते हैं, डी। उपमेय उपमान का संशयात्मक ज्ञान, जी नहीं। अतिशयोक्ति वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया, जैसे कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई, तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति हो। तो अतिशयोक्ति वही होती है जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए, तो विकल्प आपका डी सही मिलान नहीं है, इसलिए ए, बी और सी आपका सही होगा, अर्थात ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 89 नंबर, कथन और तर्क ये भी है। कथन देखते हैं, प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण कविता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुआ। ये आपका सही है। प्रगतिवाद ने जो प्रगतिवादी के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण आया, इसने कविता में खूब हल चलना चाहिए। कविता में खूब प्रगतिवादी साहित्य कविताएँ लिखी गई, नागार्जुन, श्रीमंगल से सुमन, मुक्तिबोध जी प्रगतिवादी कवि हुए। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, उन्होंने खूब प्रगतिवादी कविताएँ लिखी। काव्य में खूब प्रगतिवाद का जोर शोर आंदोलन चला। कहानी उपन्यास क्षेत्र में उतना नहीं आया, ये सही है। कारण दिया है, इसका कारण है कि प्रेमचंद युग में ही उपन्यास में यथार्थवादी प्रवृत्तियों का उदय हो गया था, ये सही है। प्रेमचंद का उपन्यास जो गोदान है, तो वो उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास की चरम स्थिति मानी जाती है उस समय, तत्कालीन समय में। ठीक है, कहानी जो थी कफन, ये चरम प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी थी। ठीक है, तो चूँकि कहानी उपन्यास से पहले ही यथार्थवाद आ गया था पहले ही, तो उसमें प्रगतिवाद आने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि कविता में छायावाद चल रहा था, जहाँ पे काल्पनिकता वायवीयता की रचनाएँ हो रही थी। तो इसलिए प्रगतिवादी जो प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा, सामाजिक यथार्थ का प्रभाव पड़ा, वो कविता के क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा। ठीक है, विकल्प आपका इसमें से ए और आर दोनों सही हैं, तो ए आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा थर्ड जेंडर को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, 900 पारा, आओ पे अपने घर चलें, कठगुलाब और आवा।
तो इनमें से पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा ये चित्ता मुदगल का उपन्यास है, थर्ड जनरल से संबंधित है। ठीक है। औवा जो है वो मुंबई के मजदूरों का संघर्ष चित्रण किया गया है, ये भी चित्ता मुदगल का उपन्यास है। ठीक, आगे देखते हैं। आओ पिपे घर चले तो समर्थ प्रभा खेतान का उपन्यास है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। एक बार इसको मिला लीजिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा ध्यान है तो इन्हीं का है। क्वेश्चन संख्या 91 देखते हैं। अन्याय जिधर उधर शक्ति किस कवि की पंक्ति है? ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, मतलब अक्सर परीक्षाओं में जरूर पूछता है, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। आपके ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महादेवी और दिनकर। तो यह निराला की पंक्ति है और ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है। जब राम पहले दिन युद्ध होता है, भयावह युद्ध होता है, राम देखते हैं कि देवी रावण की तरफ से युद्ध कर रही हैं, तो राम एकदम विचलित हो जाते हैं, थक जाते हैं और बैठते हैं। जब जामवंत विभीषण सब लोग बैठते हैं तो राम तभी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अन्याय जिधर है उधर ही शक्ति खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, राम की शक्ति पूजा कविता से और निराला की पंक्ति है। 92 नंबर देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तावित नामकरण के अनुसार रीतकाल और आधुनिक काल के बीच कितना अंतराल है? आपके विकल्प हैं 225 वर्ष, 200 वर्ष, 210 वर्ष और 250 वर्ष। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसके अनुसार रीतकाल जो है वह 1700 से लेकर संवत 1700 से लेकर 1900 तक है, अर्थात 200 वर्ष। ठीक है, 1700 से लेकर 1900 वो मानते हैं। अगर हम इस डेट में बात करें 1647 से लेकर 1843 तक ईस्वी तक, अर्थात 200 वर्ष रीतकाल को वो मान रहे हैं। ठीक, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ शिष्ट सुंदरी। ऑप्शन है पंचवटी, युगधारा, यशोधरा और साकेत। इसमें से पंचवटी, यशोधरा और साकेत की की रचना है। ठीक है, युगधारा नागार्जुन की रचना है। यह पंक्ति जो है चिर रह तू हरी भरी है, साकेत से ली गई है। उर्मिला वियोग में है लक्ष्मण के, और उसके शायद विरह वर्णन से 9वें सर्ग से ये पंक्ति है। वह प्रकृति को देखकर कहती कि तू चिर हरी भरी रह, तू सुख से बड़ सृष्टि का विस्तार का तो सुंदर बनी रह, मैं तो वियोग में जल ही रही हूँ। ठीक है, ये साकेत से पंक्ति ली गई है। आ देते हैं, ये भी कथन और तर्क का प्रश्न है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। तर्क दिया गया शील या चरित्र मूल भी भावों के विशेष प्रकार से संगठन में समझना चाहिए। ये दोनों तर्क और कथन और तर्क दोनों आचार्य शुक्ल के निबंध भाव और मनोविकार से लिए गए। ठीक है, आचार्य शुक्ल की ये कथन सही है कि समस्त भाव मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं ऐसा निबंध में अपने, और ये नॉर्मल भी समझ आता है कि भाव या मनोविकार ही मानव जीवन के प्रवर्तक होते हैं, पद दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जैसा मनोविकार होता है, जैसे भाव होते हैं, वैसे मनुष्य व्यवहार करता है। तो कथन सही है। तब क्या कि शील चरित्र वही मूल भावों के विशेष प्रकार के संगठन में समझना चाहिए, ये भी सही आचार्य शुक्ल के साथ मानते हैं। तो कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। अगला देखते हैं, ये भी कथन तर्क है कि कविता का समाज से अविच्छेद संबंध है। तर्क कविता कला है। कथन तो सही है, कविता का संबंध से समाज अविच्छेद संबंध है, कविता समाज से जुड़ी हुई है। कवि वही लिखेगा, काव्य वही लिखेगा जो समाज में दिखेगा। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि साहित्य समाज का संचित प्रतिबिंब है, तो सही बात है। कविता कला है, ये भी सही बात है। कला, कविता लिखना एक कला होती है, आर्ट है कविता लिखना, साहित्य लिखना। लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या यह तर्क संगत नहीं है कि कविता कला है, मतलब समाज का संबंध है इसलिए कला है, ऐसा नहीं। इसलिए ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 96 नंबर। हम लोग आखिरी पे पहुंच चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन और बच्चे हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके विकल्प हैं सूरीनाम, जोहान्सबर्ग, भोपाल और पोर्ट लुई। देखिए, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजित हुआ था और यह भोपाल में आयोजित हुआ था। ओके, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा अगर विश्व हिंदी सम्मेलन पूरे कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे, कब आयोजित हुए थे। अगला देखते हैं 97 नंबर।
रस की न उत्पत्ति होती न अनुमति न अभिव्यक्ति वरन भुक्ति होती है। रस सिद्धांत के संबंध में मान्यता किसकी है? आपके ऑप्शन है शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट और अभिनवगुप्त। ये देखिए रस सूत्र के चारों व्याख्याता हैं, भरतमुनि की जो रस सूत्र है उसके चारों व्याख्याता हैं। इसमें से शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं, भट्टनायक भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं और जो भट्टलोलक थे वो आरोपवाद या के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो भुक्तिवाद, चूँकि भुक्ति की बात हुई है तो उत्पत्ति होती है, उत्पत्तिवाद के आरोपवाद के भट्टलोलक प्रवर्तक हो गए, अनुमितिवाद के प्रवर्तक शंकुक हो गए, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनवगुप्त हो गए, अब भुक्तिवाद के प्रवर्तक भट्टनायक हैं। इसलिए यह मानता कि भुक्ति होती है भट्टनायक की है। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये चारों या अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि कौन किसके क्या मानते हैं रस के संबंध में। शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, भट्टलोलक उत्पत्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक, इसको ध्यान रख लीजिए, भट्ट नायक भुक्ति अभिनव अभिव्यक्ति, ऐसे याद रखेंगे, दो का अपने आप याद हो जाएगा। ये सूत्र के व्याख्याता हैं चारों लोग। 98 नंबर देखते हैं, ये मिलाने दिया क्या मिलान दिया है? जन्मतिथि नाभादास, सूरदास, पन्ननदास और पूनमदास। उदाहरण 1478 ईस्वी, 1493, 1533 और 1570। तो सबसे पहले आप सूरदास को मिलाए। सूरदास सबसे आपके यहाँ से सूरदास आसानी से आपको याद होंगे, सूरदास सबसे फेमस है इनमें से। सूरदास का आप लोग जानते हैं 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो बी आपका एक होगा। बी का एक देखिए किस में मिल रहा है? विकल्प आपका सी में। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कीजिए, जो आपको याद हो पहले उससे एलिमिनेट करिए। तो सूरदास 1478 आपको पता है, विकल्प सी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए और किसी भी विकल्प पे बी का एक नहीं है तो सी पर आराम से सी पर आ जाते हैं। एक का 4 नाभादास 1570 ईस्वी, परमानदास सी का 2 1493 ईस्वी, नंददास विकल्प 3 1533 ईस्वी। ओके, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, फिर ये कथन तर्क दिया है, क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसे उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। सही है, हम जिस पर क्रोधित होते हैं उसका नुकसान करने का सोचते हैं। फिर कारण दिया गया है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ये भी सही है, हम जिसके बाद पसंद होता है, जिसके बाद करुणा जिसके बाद सिंपैथी दिखाते हैं उसका सोचते हैं कि भला करें। तो यहाँ कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन चूँकि इनमें व्याख्या अलग अलग होगी, वहाँ क्रोध की बात की, यहाँ करुणा की बात की, इसलिए व्याख्या सही नहीं है। तो ये ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम आखिरी प्रश्न पर अपने, कि रीत ग्रंथों का विकास अधिकतम किस क्षेत्र में हुआ? आपके विकल्प हैं दक्षिण में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में। तो आप देखेंगे तो रीतकाल जो भी रचनाकार हैं अधिकांशतः अवधि और ब्रज दो ही हैं। ठीक, उसमें भी जो रीत ग्रंथ लिखे गए हैं वो अवधि में लिखे गए हैं, अवध क्षेत्र रहने वाले लोग हैं। ओके, तो रीत ग्रंथों रचनाकार अवध क्षेत्र में अधिकतम विकास हुआ है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही होगा। ठीक, तो ये थे हमारे टोटल 100 प्रश्न JNU पेपर 2020 के, जो इस वर्ष के CUET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इनको देखिए ध्यान से, पूरा प्रश्न आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कथन तर्क वाले प्रश्नों को देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में आगे सहायता करेगी, चूँकि आपके CUET में भी लगभग 7-8 प्रश्न कथन तर्क से आते हैं जो कि दिक्कत करते हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।